हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ वीक 1 का टारगेट शेयर किया था, जिसमें मैंने आप लोग को टारगेट दिया था कि लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 1 आपका टारगेट है और उसी चैप्टर को अब हम इस वीडियो में रिवाइज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ टेस्ट। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस एफर्ट, प्लीज़ do subscribe to my channel and like this video, share it with your friends. And ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, यूजफुल है for those who are preparing for UPSC prelims 2027, UPPCS 2026 that is scheduled on 6th of December, Rajasthan Administrative Services or any other public service commission exam स्टेट का। चलिए जी स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, ये कुछ इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं, देन वी हैव मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस एज वेल एंड देन वी हैव डिफिकल्ट टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस एज वेल। तो मैंने तीनों तरीके के टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है। चलिए जी चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड द एक्ट ऑफ 1773 टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। सो दे पास द Regulating Act of 1773 to regulate the affair of EIC in the year 1773। ठीक है, ये 1773 में क्यों पास किया गया था, इसका जो मेंस के लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो आप हिस्ट्री में जानोगे एंड दैट टू कंबाइंड मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री कि 1770s में ऐसा क्या हो रहा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट फाइंड दैट नाउ द टाइम हैज कम दैट वी शुड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ EIC. So it's a regulating act. Coming to the second question. The regulating act made the governor of dash the governor general of Bengal. So गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। प्लस ये फर्स्ट एक्ट था, अब सुनते जाना ध्यान से, रिवीजन हो रहा है और रिवीजन हम ऐसे ही करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, बिकॉज जो गवर्नर था बंगाल का उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। साथ ही साथ जो दूसरी प्रोविंसेस थे, दैट इज द बॉम्बे प्रोविंस एंड द मद्रास प्रोविंस, इनको सबॉर्डिनेट कर दिया गया था इनके गवर्नर्स को अंडर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इसका थोड़ा सा हिस्ट्री से अगर मैं कनेक्शन बनाऊं तो अगर आप लोग को पता होगा, ये मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ एंड दिस इज़ द वे यू शुड लिंक द सब्जेक्ट एज वेल। अगर मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ी है देन यू मस्ट बी अवेयर दैट इन द ईयर 1782 में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर्स हुए थे एंड फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में रघुनाथ राव ने ब्रिटिश प्रोविंस जो बॉम्बे का था उसके साथ बसीन की ट्रीटी ऑफ बसीन की संधि साइन कर ली थी, जिसको कलकत्ता काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया था। प्लीज़ ऐसे रिवाइज करना लिंक करते करते आपके, वरना दिमाग पे ना ये ब्लॉक बन जाएगा कि अच्छा अभी मैंने यहाँ से तो पढ़ लिया है, वहाँ का रह गया है। तो एक साथ लिंक करते हुए चलते चलो। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Dash become the first governor general of Bengal. So the name of that dash is Warren Hastings. Okay, Warren Hastings become the first governor general of Bengal. ठीक है, in the year 1773. Warren Hastings somewhere कब तक ये रहा, ये अप्रोक्सीमेटली 1776 तक रहे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद इन पे करप्शंस के एलिगेशंस भी थे और एक टाइप, अब इसे फिर कनेक्ट करो इसको, एक टाइप ऑफ रेवेन्यू सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करा था, वैरन हेस्टिंग ने। उस रेवेन्यू सिस्टम का प्लीज़ नाम जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको बताओ कि कौन सा रेवेन्यू सिस्टम वैरन हेस्टिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। लार्ज स्केल पे पट्टा उसमें इशू किया जाता था और उसका ही रीडिफाइंड वर्जन परमानेंट सेटलमेंट था जो कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था बंगाल प्रोविंस में। सो वैरन हेस्टिंग का जो रेवेन्यू सिस्टम था उसका नाम क्या था। चलिए जी नेक्स्ट में, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 established Supreme Court at
Calcutta, with the first Chief Justice named Eliza Impey. ठीक है, ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस है, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. ठीक है, ये करने के बाद ना आपको लूसेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड कर रही हूँ. नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ जस्टिस एंड कितने जजेस, कितने थे? तो देयर वर टोटल में अगर बात करूं, टोटल जजेस जो थे वो 4 थे, 1 चीफ जस्टिस था और 3 सबऑर्डिनेट जजेस थे. ठीक है, ये समझ आ गया. नेक्स्ट पे चलते हैं. पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1784. ठीक है, और ये पास क्यों किया गया था? टू करेक्ट द शॉर्टकमिंग्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पे. पिट्स इंडिया एक्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन द डैश एंड डैश फंक्शन ऑफ द कंपनी. अच्छा, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री का एंगल लग जाएगा. आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी 1600 में, जब उन्हें चार्टर मिला था एलिजाबेथ द फर्स्ट से, तब वो इस्टेब्लिश हुई थी एज प्योरली एज अ कमर्शियल कंपनी, कमर्शियल यूनिट के तौर पे. लेकिन जब बैटल ऑफ बक्सर हो चुका था 1764 में, गाइज यू मस्ट बी वेरी क्लियर विद द टाइमलाइन ऑफ द हिस्ट्री. इफ यू गाइज नीड हेल्प इन एनी फॉर्म टू लर्न द टाइमलाइन और एनीथिंग लाइक दैट, प्लीज डू कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन. ओके, आई विल श्योरली हेल्प यू ऑल. Okay, so when the Battle of Buxar, that is 1764 में हुआ, then it was पूरी तरीके से ये assume कर दिया गया that now company is the एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑल्सो. वैसे वो प्लासी से ही हो गया था जब उन्हें दीवानी राइट्स भी मिल गए थे, लेकिन टोटल कंट्रोल जो था एडमिनिस्ट्रेटिव वो 1764 में उनके पास आ गया, टोटल एब्सोल्यूट कंट्रोल. तो अब कंपनी जो थी वो पॉलिटिकल यूनिट भी बन गई थी बाय 1764, पॉलिटिकल और कमर्शियल यूनिट भी थी. तो जो पिट्स इंडिया एक्ट था ना, उसने डिवाइड कर दिया था कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस एंड कमर्शियल फंक्शंस. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, द बोर्ड ऑफ डैश वॉज क्रिएटेड अंडर द पिट्स इंडिया एक्ट. सो द बोर्ड ऑफ कंट्रोल. तो बेसिकली पिट्स इंडिया एक्ट ने डुअल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दी थी. डुअल गवर्नमेंट, 2 तरीके की गवर्नमेंट होगी जिसमें कंपनी के पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शंस अलग अलग कर दिए गए. कमर्शियल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का राइट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास था. वहीं पे जो कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस थे उसको मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टैब्लिश किया गया, जिसमें 6 मेंबर हुए थे, जिसको क्रिएट किया गया था क्राउन के द्वारा, और वो डायरेक्टली कंपनी के पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स कंट्रोल करते थे. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते. नेक्स्ट, द चार्टर एक्ट ऑफ डैश एंडेड द कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड एक्सेप्ट टी एंड चाइना. सो बहुत फेमस एक्ट है, 1813 का एक्ट. ठीक है, 1813 का एक्ट था. उसने कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड पे, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर को पूरा अधिकार था कि जो ईस्ट में जो ट्रेड हो रहा है वो पूरा EIC कंट्रोल करेगा. बट इस एक्ट के बाद, बिकॉज उस टाइम, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री का, सॉरी. ब्रिटेन में ना उस टाइम पे चार्टिस्ट मूवमेंट चल रहे थे. ठीक है, वहाँ की जो मिडिल क्लास थी ना, वो रिवोल्ट कर रही थी अगेंस्ट द प्रिविलेज, कि प्रिविलेज वाले लोगों को इतने सारे अधिकार क्यों हैं, वही जाके ट्रेड क्यों कर सकते हैं. तो इसलिए 1813 के आसपास वहाँ पे जो मूवमेंट था वो बहुत उग्र हो रहा था. इसीलिए वहाँ की जो पार्लियामेंट थी उसने ये एक्ट इनेक्ट किया, जिसमें EIC के जो ट्रेडिंग राइट्स थे उन्हें कर्टेल किया गया. उनको बस अब 2 ही मोनोपोली दे दी गई थी, दैट इज चाय और चाइना. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे. द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 permitted to entry. The Charter Act of 1813 permitted the arrival of Christian missionaries
to come to India, enter into India and engage in religious activities and the promotion of education. Education भी वो provide करते थे. चलिए जी, वो education का भी angle आ गया next में. The Charter Act of 1813 provided an annual grant of rupees 1 lakh for the promotion of education. ये भी आ गया. अब the Charter Act of Dash ended the company's commercial activities completely. ध्यान से सुनना. The Charter Act of Dash ended the company's commercial activity completely. कौन सा एक्ट था वो? 1813 में तो दो मोनोपोली उन्होंने रिटेन करी थी. कौन सी? चाय और चाइना. ठीक है, तो वो एक्ट था 1833. This act was the final step towards centralization. सेंट्रलाइजेशन का फाइनल स्टेप था 1833 का एक्ट. फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन वाज 1773 वेयर द प्रेसिडेंट्स और द गवर्नर्स ऑफ द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास बिकम सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ कोलकाता. ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं. द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. समझे? ठीक है. बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. कौन था वो? वैरेन हेस्टिंग था वो? कंफ्यूज कर रही हूँ. क्या वो वैरेन हेस्टिंग था? क्या वो लॉर्ड कैनिंग था या कोई और था? चलो इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट्स में बता. आई रिपीट, क्या वो वैरेन हेस्टिंग था, क्या वो कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था, या वो विलियम बेंटिक था? कौन था वो? कौन था वो? आप लोग कमेंट्स में बताना कि 1833 के एक्ट ने किसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया था और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था. ये कमेंट्स में बताना प्लीज. चलिए जी, ओके नेक्स्ट. द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिविल सर्विसेज. ये सिर्फ लिख दिया गया था इस एक्ट में, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था. इक्वल अपॉर्चुनिटी का क्लॉज था इसमें. इट वॉज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड दैट नो नेटिव ऑफ इंडियन शुड बी डिसेबल्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन ऑफ देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड कलर. देयर विल बी एन ओपन कॉम्पिटिशन. तो वो एक्ट 1853 का था बट वो इम्प्लीमेंट किया गया था 1853 में, बिकॉज यहाँ पे ना जो कंपनी के प्रोपराइटर्स थे उन्होंने विद्रो कर दिया था कि ये नहीं होना चाहिए वरना इंडियंस हमारे बराबर पे आ जाएंगे. ठीक है, चलो ये सेम चीज. द एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूस ओपन कॉम्पिटिशन ऑफ सिविल सर्विसेज 1833 मैंने आपको बताई दिया ऊपर ही. The first law commission was constituted under the Act of 1833. Who was the first law member of that commission? मैकॉले मिनट्स आपने पढ़ा भी होगा. ठीक है, द चेयरमैन आपको पता ही चल गया, मैंने इस वाले में नेक्स्ट में आंसर दे दिया. चलते हैं नेक्स्ट पे. सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट डैश ट्रांसफर्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम EIC टू ब्रिटिश क्राउन. दैट वाज एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस 1858 जो पास हुआ था आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1856. और ब्रिटिश क्राउन ने फिर मैं ना जब इसको मॉडर्न हिस्ट्री में जब लेके जाऊंगी ना तब मैं इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करूंगी, लेकिन अभी एक हिंट दे देती हूँ. क्या हुआ था ना 1855 जो भी ब्रिटिशर्स कर रहे थे, ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स वर नॉट दैट ग्रेट, बट इसको ना हमें थोड़ा एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना चाहिए. दैट बाय 1855 ब्रिटिशर्स वर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इंडिया. उन्होंने रेलवेज इंट्रोड्यूस कर दिए थे, क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आ रही थी, बहुत सारे तरीके के रिफॉर्म्स भी हो रहे थे. इफ़ यू गाइज हैव रेड द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यू मस्ट हैव रेड अबाउट द राजा राम मोहन रॉय. देन इन 1830s दे ब्रिंग द सती रेगुलेशन ऑल्सो. ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी विडोज रीमैरिज पे काम कर रहे थे. तो इंडियन सोसाइटी में ऑलरेडी थोड़ा सा ना रिजेंटमेंट आ रहा था. क्या हुआ बाय दिस 1856 देयर वर मल्टीपल रीजंस, अदर रीजंस ऑल्सो, जिससे 1857 का रिवोल्ट हुआ, ट्रिगर करा. उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज लाइक कि और फोर्सफुल एनेक्सेशन ऑफ किंगडम्स भी हो रहा था, वेदर यू टॉक अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और
सब्सिडरी अलायंस और वट एवर, बहुत कुछ है उसमें, ठीक है, एक ही पैरामीटर नहीं है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो क्राउन था, गवर्नमेंट था, उनके हाथ जल गए थे एंड दे वर लाइक अब इंडिया में हमें किसी तरीके का कोई सोशल रिफॉर्म नहीं करना है। उसलिए मैं बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग उसमें जा रही हूँ, बस बता रही हूँ कि ये जो 1858 का जो एक्ट था जिससे फर्स्ट वाइस रॉय भी बने थे कौन, कैनिंग। अब मैंने आंसर भी दे दिया, ऊपर मैंने जवाब पूछा था आपसे, ठीक है। उसने EIC को एबॉलिश कर दिया और ब्रिटिश क्राउन के पास पूरी एब्सोल्यूट पावर आ गई, ठीक है। ओके, द ऑफिस ऑफ डैश अबॉलिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नर जनरल का ऑफिस अबॉलिश कर दिया, अबॉलिश नहीं रीनेम करके वाइसरॉय कर दिया था, बस इतना ही किया था। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज असिस्टेड बाय काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ डैश, सो देयर वर 15 मेंबर काउंसिल। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स। ये ना काउंसिल्स याद करते हो, चलो मैंने अभी ऊपर आपको 6 कुछ काउंसिल बताया था, ऊपर मैंने मेंशन किया था, राइट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो काउंसिल के मेंबर्स थे 6 थे, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जो काउंसिल के मेंबर थे वो 15 थे, ठीक है, 15 थे। और ये ऑफिस जो था वो लंदन में बेस्ड था, ठीक है। और जब हम ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं, दैट वाज पब्लिश्ड बाय नन अदर देन द ग्रेट ओल्ड सन ऑफ इंडिया, दैट इज भाई नरोजी। उनका 200 साल हुआ लास्ट ईयर एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन इन UPPCS दिस ईयर ऑन हिम। सो ये याद होना चाहिए आपको कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ था ये वन ऑफ द मेन कंपोनेंट उसका था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का होम चार्जेस के बेसिस पे ये पैसे यहाँ से जाते थे। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था ये कैबिनेट मिनिस्टर होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट का, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका एक कैबिनेट मिनिस्टर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था। चलिए जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वॉज इनेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ, बताओ चल गया 1857। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ इंडियन, अब देखना 1833 तक सेंट्रलाइजेशन हुआ था, सेंट्रलाइजेशन हुआ था पावर्स का, राइट। अब एक सेकेंड, हाँ, जो नेक्स्ट चीज हुई वो डिसेंट्रलाइजेशन हुई। डिसेंट्रलाइजेशन हुई, पोर्टफोलियो सिस्टम आया, बजट को डिस्कस करने के धीरे धीरे ग्रेजुअल राइट्स दिए गए, सेपरेट इलेक्टोरेट आया, बहुत कुछ हुआ था इसके बाद 1858 के बाद, राइट। लेकिन वो कौन से किस एक्ट में हुआ था वो पता होना जरूरी है। तो चलिए जी इसमें चलते हैं। सो द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 enlarged द गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यस, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल चला गया था, लेकिन जो गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी उसको रीनेम करके वाइसरॉय किया गया था, लेकिन उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल आगे आई थी। प्लस यहीं से ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का भी इनिशियल बिगिनिंग था, ये डिसेंट्रलाइजेशन का भी बिगिनिंग था, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम भी इसी में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 1861 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ डैश इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो ये हुआ था 1892 के एक्ट में, जिसमें इंडियन पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया गया था, धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज किया गया था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे इंपीरियल काउंसिल कहते थे, एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी नंबर को इंक्रीज किया गया था। किसका नंबर? इंडियंस का। और इंडियंस को क्या बोलते थे? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, राइट। चलिए जी नेक्स्ट पे। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस। यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस आना है पहली बार। वर्ड मेंशन नहीं था, इलेक्शन वर्ड मेंशन नहीं था, बट हाँ एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शंस यहाँ पे हुआ था, ठीक है। चलिए जी। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ डैश इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, नन अदर देन 9। चलिए जी। द एक्ट ऑफ 1909 इज पॉपुलरली नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म और मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। पहले बताना कौन सा पहले था। मॉर्ले मिंटो कहते हैं या मिंटो मॉर्ले कहते हैं, और मिंटो मॉर्ले मिंटो कहते हैं, तो मॉर्ले कौन था और मिंटो कौन था, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट पे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फॉर फर्स्ट टाइम, सॉरी आई रिपीटेड द आंसर, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द प्रोविंशियल डायरकी इज 1919, ठीक है। प्रोविंसेस में डायरकी आई थी। डायरकी का मतलब क्या होता है? जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना,
जैसे आपको पता होगा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये सब्जेक्ट्स हैं। तो ये सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया था दो हिस्से में, एक होते थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक होते थे नॉन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। कुछ सब्जेक्ट्स पे जो राइट था लॉ बनाने का, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गए, जैसे फाइनेंस हो गया, जैसे मिलिट्री हो गया, ये सब हो गया, लैंड हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, तो ये पे इस पे राइट था वाइसरॉय का या गवर्नर का, ठीक है, गवर्नर का, बेसिकली गवर्नर ऑफ प्रोविंस, बिकॉज प्रोविंस इसमें दायर की आई थी। एंड जो नॉन रिजर्व सब्जेक्ट्स थे ना, वो थे जो अवेलेबल थे, जैसे एजुकेशन हो गया, सैनिटेशन हो गया, ये सब काम ब्रिटिशर्स तो करेंगे नहीं, तो ये काम किसके लिए छोड़ा गया था? इंडियंस को, जो इंडियंस उसमें इलेक्ट हुए थे, किसमें? प्रोविंसेस की। नेक्स्ट, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द प्रोविंसेस सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ओके, शायद ऊपर मैंने ट्रांसफर्ड और नॉन ट्रांसफर्ड बोल दिया था, इट्स रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट डैश इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, पहली बार प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई थी 1935 के एक्ट में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है, जो कि कभी बन नहीं पाया था, दैट कंसिस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस प्लस प्रिंसली स्टेट, ठीक है। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1947, ये लंदन में पास हो गया था, ठीक है। तो ये कुछ इजी क्वेश्चंस थे लक्ष्मीकांत के, फर्स्ट 1 से लेके 35 तक। अब इसके बाद जो है वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, एंड देन उसके बाद डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो सारे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आज डाल दिए हैं। दिस इज़ वन ऑफ द वे आई लाइक रिविजन, कि आपको बुक भी ना खोलना पड़े और आपके माइंड में एक्टिव रिकॉल भी होता रहे, बस आपको फिल इन द ब्लैंक्स हो और आप वहीं पे रिकॉल करते जाओ हर एक चीज़। दिस इज़ हाउ आई लाइक, एंड आने वाले फ्यूचर क्लासेस में मैं हर सब्जेक्ट, मोस्टली हर सब्जेक्ट ऐसे ही करूँगी, हिस्ट्री भी ऐसे ही करूँगी, ज्योग्राफी भी ऐसे ही करूँगी। इससे क्या होगा ना, आपको डिपेंडेंसी जो होगी ना, कि नहीं, फियर जो होगा बेसिकली, कि मैंने बुक्स कंप्लीट नहीं करी, मैंने ये कंप्लीट नहीं किया, मैंने वो कंप्लीट नहीं किया। एक्टिव रिकॉल क्या होता है, पैसिव रिकॉल क्या होता है, रिवाइज कैसे करते, वो सब हम ऐसे ही कर लेंगे, राइट। अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, बिकॉज मैंने वहाँ पे डाल दिए ये टेस्ट, प्लीज़ ज्वाइन कर लो, ओके। And yeah, with this I'm signing off. In the second video we will be discussing the moderate and difficult level of questions of Lakshmikant chapter number 1. Bye, take care.